द गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सारे ही टॉपिक्स के वीडियो आपको इंस्टेंट अपडेटेड रहेंगे। तो सभी अपडेटेड टॉपिक्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें और सभी लोगों को शेयर कर सकें जिससे सभी का फायदा हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग रीजनिंग पे चलते हैं। तो मैं आपकी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम है ऋतिक। तो रीजनिंग में आपको बताऊं कि 3 पार्ट्स होते हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? वर्बल होता है यानी कि भाषिक रीजनिंग होती है, एक होता है नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक, और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है। इसको कुछ लोग अभाषिक में डालते हैं लेकिन हम लोग उसको लॉजिकल पार्ट को अलग लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे भैया अलग? क्योंकि जो भाषिक रीजनिंग होती है और अभाषिक रीजनिंग होती है रूल बेस्ड होती है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज होता है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग रखते हैं लॉजिकल रीजनिंग को। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपके 4-5 टॉपिक्स आते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन तर्क आता है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन पूर्व धारणा आता है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, और कथन और कार्यवाही आता है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कभी कभी कथन और कारण भी आता है, स्टेटमेंट एंड कॉज करके क्वेश्चन और बनता है आपका। तो हम लोग शुरुआत से बहुत ही बेसिक से चलेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे और बहुत ही पीक तक लेके जाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने एक वर्बल रीजनिंग का पार्ट उठाया। उसका पहला टॉपिक आपने डाला कैलेंडर यानी कि पंचांग। कैलेंडर चैप्टर को हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, समझते हैं कि कैसे कैलेंडर कॉन्सेप्ट में आया, कैसे लीप वर्ष आता है, कैसे और चीजें आती हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट। तो पहले पार्ट में सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस पार्ट का नाम ही रख देता हूं कॉन्सेप्ट पार्ट। क्या है ये? कॉन्सेप्ट पार्ट है। ठीक है, मैं सब चीजें कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज को ऐसे नहीं कराना है कि उसको याद करना है। हम लोग कैसे चलेंगे? कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलेंडर का यूज क्या होता है, क्यों यूज में आया कैलेंडर। तो हर चीज एक शेड्यूल से चलती है। जिंदगी में किसी चीज का एक ऑर्डर नहीं है, एक क्रम नहीं है, तो उस चीज को संचालित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भैया बाइक में 2 टायर, अगर एक के पीछे एक टायर नहीं लगाया जाता, बाइक चलाई जा सकती है क्या? नहीं चलाई जा सकती है। अगर दीवार बना रहे हैं आप, एक ईंट के ऊपर एक ईंट टेढ़ी करके रख दी, एक ईंट सीधी करके रख दी, तो इस तरीके से दीवार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसलिए हर जगह एक ऑर्डर जरूरी है। इसलिए हमारी दैनिक दिनचर्या में भी एक ऑर्डर जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया भैया, कुछ लोगों ने कैलेंडर का निर्माण किया। तो पहले से बहुत सारे कैलेंडर प्रचलन में थे, बहुत सारे। भारत में भी कई सारे कैलेंडर आए, बहुत सारे संवत आए, लेकिन भारतीय कैलेंडरों में 2 संवत बहुत प्रचलित रहे हैं। कौन कौन से? एक रहा है अपना शक संवत और दूसरा रहा है विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत कितने एडी से शुरू हुआ भैया? एडी और बीसी आप लोग जानते हैं। एडी को कहते हैं एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है? यह एक लैटिन वर्ड है। ग्रीस में स्टार्ट हुआ था कैलेंडर, और ग्रीस में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती थी, तो ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ माय लॉर्ड, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे ईश्वर के समय में। यानी कि जिन क्रिश्चियंस ने कैलेंडर स्टार्ट किया था उन्होंने एडी रख दिया, यानी कि जब ईसा मसीह जन्म हुआ उनके आगे का जो समय रहा वो इन्होंने कह दिया एनो डोमिनी, यानी कि हमारे ईश्वर का समय, यानी कि हमारे ईश्वर का समय जिसमें हमारे ईश्वर जिए हैं। ठीक है, जिस समय को हमारे ईश्वर ने जिया है उसको एनो डोमिनी कह दिया। और एडी से पहले का भी जो समय था उसको कहते थे बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते थे। क्या कहते थे? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट से पहले का समय, ईसा से पहले का समय। ईसा से पहले के समय में क्या होता है? समय तो आगे बढ़ता है लेकिन नंबर्स में समय कम होता है। जैसे पूछा जाएगा 326 बीसी पहले आया था, 327 बीसी,
तो हम लोग कहेंगे 327 बीसी पहले आया था, उसके बाद 326 बीसी आया। लेकिन अगर यही चीज एडी में बोल दी जाए कि 326 एडी पहले आया था कि 327 एडी, तो हम लोग कहेंगे 326 एडी पहले आया, उसके बाद 327 एडी आया। तो चलिए आप लोग ये चीज समझ गए हो। एनो डोमिनी का मतलब कुछ लोग आफ्टर डेथ कह देते हैं इसको। आफ्टर डेथ इसका मतलब नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मींस इज इन द ईयर ऑफ माय लॉर्ड, मतलब हमारे ईश्वर के समय में। चलिए इसको हटा देते हैं, नोट करना है जिसको पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए। चलिए हटा देते हैं इसको। अब आते हैं अपने शक संवत और विक्रम संवत पे। शक संवत की शुरुआत हुई थी हमारी 78 एडी में। 78 एडी मतलब 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के कनिष्क ने इसकी शुरुआत की। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उन्होंने इसकी क्या की? शुरुआत की। किसकी? शक संवत की। लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 57 बीसी, यानी कि 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। 57 ईसा पूर्व। और भैया इसकी शुरुआत किसने कराई थी? उज्जैनी के विक्रमादित्य ने। उज्जैनी राज्य के विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत कराई थी। तो भैया ये 57 बीसी में शुरू हुआ था, यानी कि ये पहले शुरू हुआ था, ये बाद में शुरू हुआ। अब जैसे पूछ लिया जाए कि अभी वैसे तो 22 मार्च के हिसाब से शक संवत है, लेकिन अगर मोटा मोटा आपको निकालना हो और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी शक संवत चल रही है, मोटे मोटे तौर पे कैसे निकालोगे? जैसे 2021 चल रहा है, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, 2021 चल रहा है। वैसे ये 22 मार्च को शुरू होता है, एग्जैक्टली नहीं निकलेगा अभी, लेकिन मार्च के बाद निकलने लगेगा। तो आपको बता देता हूं, जैसे ये 2021 में शुरू हुआ, ठीक है। और आपको पता है ये 78 एडी में, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के बाद 78 साल बाद शुरू हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से 78 साल घटा देंगे। क्या करेंगे भैया? 78 साल घटा देते हैं। घटाने पे 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3 बचा। यहां कितना बचा भैया? 11। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4 बचा। और यहां कितना बचा? 9। यहां 1, यानी कि भैया कितना हो गया? 1943। यानी कि भैया शक संवत कौन सी चल रही है? 1943। शक संवत क्या है हमारी? शक संवत क्या चल रही है? 1943 चल रही है, क्योंकि ये बाद में आया ना, तो हमने इसको लेस कर दिया। अब पूछ लिया जाए कि भैया विक्रम संवत बताइए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। यहां पे क्या कर देंगे? यहां जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले आया। 57 बीसी क्या हुआ? पहले आया। 57 साल पहले आया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 57 साल जोड़ देंगे। ये पहले ही कैलेंडर आ चुका था, तो हम लोग जोड़ देंगे ना इसमें। चलिए जोड़ देते हैं। कितना चल रहा है? 2021 प्लस अगर 57 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एक मोटे मोटे तौर पे 2058 साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 2058। लेकिन अभी कौन सा? अभी 57 ही चल रहा है। हाँ सॉरी, 2078 आ जाएगा, मिस्टेक हो गई है। चलिए 2078 इसको क्लियर कर लीजिए। 2078 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2078। चलिए ये चीजें पोस्ट करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। शक संवत आपका 22 मार्च से शुरू होता है, ठीक है। 22 मार्च से आपका शक संवत शुरू होता है। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। इसको क्या कहते हैं? नेशनल कैलेंडर। और है पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है आपका कि नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो नेशनल कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। शक संवत क्या है आपका? नेशनल कैलेंडर है। चलिए जो कुछ भी नोट करना है पॉज करिए वीडियो और जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आई थिंक हो गया होगा सबका। इरेज करते हैं इसको। अब आपने देखा है एक वर्ष में आपको पता होगा कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में लोग कहते हैं 365 होते हैं, और चौथे वर्ष में क्या होता है? हर चौथे वर्ष में एक 366 दिन का वर्ष आता है, यानी कि 29 की फरवरी हो जाती है। तो अपने ये वाले कौन से कैलेंडर थे भैया? ये वाले कौन से कैलेंडर थे? ये भारत के कैलेंडर थे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक प्रचलित कैलेंडर थे। भारत में और भी कैलेंडर हुए, बहुत सारे संवत हुए हैं, लेकिन इनको बहुत सटीक माना गया है। तो ये वाले कैलेंडर ज्यादातर प्रचलित है। जो शक संवत है आपको पता होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कार्तिक,
अगहन, पोष, माघ, फाल्गुन, ये वाले महीने होते हैं किसमें होते हैं? शक संवत में, जिसमें स्टार्टिंग के महीने 30 दिन के होते हैं, बाकी 31 दिन के होते हैं, उसमें भी लीप वर्ष का एक कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो जो मेन चीज पड़ती है, एक इस्लामिक कैलेंडर की ओर बात कर लेते हैं। इस्लामिक कैलेंडर भी यूज होता है, तो उसको कहते हैं हिजरी संवत, लेकिन उससे भी हमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अपने धार्मिक जो हिंदू कैलेंडर थे उनको बता दिया। अब जिस चैप्टर पे हमें पढ़ना है उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। दिमाग में सबसे पहली बात यह है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भैया इसका निर्माण ग्रीस के पोप ग्रेगरी ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था भैया? ग्रीस के पोप ग्रेगरी ने किया था। इससे पहले कैलेंडर, वहां पे कोई कैलेंडर नहीं चलता था, बिल्कुल चलता था। कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन कैलेंडर चलता था। कौन सा? जूलियन कैलेंडर, जिसको जूलियस सीजर ने बनाया था। उसी कैलेंडर का सुधरा हुआ रूप क्या है भैया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसी कैलेंडर को जो पोप ग्रेगरी थे उसमें कुछ गलतियां नहीं होंगी तो उनको सुधार के इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया। किन्होंने भैया? ग्रीस के पोप ग्रेगरी ने। पोप होते हैं भैया जैसे जो उनके पूजा स्थल में जो भी पूजा करने के लिए जो लोग होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा आदर से इनको पोप लोगों को बुलाया जाता है, सबसे ज्यादा आदर दिया जाता है इनको, पोप को। ठीक है, तो भैया इन लोगों ने क्या, इन्होंने आविष्कार किया किसका? जूलियन कैलेंडर से सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर का। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे माना जाता है, कि वह ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, चलिए अब इसको किस बेस पे बनाया गया? इसको और भी चीजें कहते हैं, और टर्म में कहते हैं सोलर कैलेंडर कहते हैं, साइंटिफिक सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, साइंटिफिक सोलर कैलेंडर भी कहते हैं। तो भैया पोप ग्रेगरी ने इसका निर्माण कराया, तो भैया उन्होंने अपने नाम पे भी रख दिया। उन्होंने कहा हमने निर्माण किया तो हम अपने नाम से कैलेंडर का नाम रखेंगे। उन्होंने कैलेंडर का नाम भी क्या रख दिया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगरी ने बनाया तो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसका नाम रख दिया। चलिए अब भैया इन्होंने बनाया कब? तो बनाया कब इन्होंने? 5 अक्टूबर 1582 ईस्वी में बनाया। कब बनाया? 5 अक्टूबर 1582 ईस्वी में। इसका निर्माण कब किया इन्होंने? जूलियन कैलेंडर को सुधार करके ग्रेगोरियन का निर्माण कब किया? 5 अक्टूबर 1582 ईस्वी में किया। समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आया। अब इन्होंने किस आधार पे इस कैलेंडर को बनाया? इन्होंने सूर्य और पृथ्वी के आधार पे बनाया। जो अपना सूर्य है, अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको हटाना है मुझे। ठीक है, ग्रीस के पोप ग्रेगरी ने 5 अक्टूबर 1582 को बनाया और इसको हटाते हैं। चलिए नोट हो गया। चलिए इन्होंने देखा, ये रहा अपना सन, सूर्य, ये अपना अर्थ है। इन्होंने देखा जो अर्थ है वो सूर्य का परिक्रमा लगाता है, तो सूर्य का परिक्रमा लगाने में कुछ समय लेता है। कितना लेता है? 365 दिन 6 घंटे 42 मिनट 48.12 सेकेंड लेता है। 365 दिन 6 घंटे 42 मिनट 48.12 सेकेंड ये लेता है। ठीक है, 48.12 सेकेंड का समय लेता है। तो उन्होंने क्या कहा? जो 365 दिन मोटे मोटे होते हैं ना भैया, ये इन्होंने क्या किया? इनका एक साल बना दिया, एक साधारण वर्ष। उसको क्या कहा गया? साधारण वर्ष कह दिया। जो 365 दिन का इन्होंने एक साल बना दिया, साधारण वर्ष कह दिया उसको। फिर भैया ये 6 घंटों की प्रॉब्लम हुई, ये 6 घंटे का क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया? हर चौथे साल में, जैसे ही 6 4 बार मिला लेते हैं हम लोग, कितने हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। अगर 6 4 बार मिलाए तो क्या हो गया? 24 घंटे हो गए। तो इन्होंने क्या किया? इस 24 घंटे का दिक्कत हो रही है तो क्या किया? एक दिन और बढ़ा दिया चौथे साल में। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 वर्षों बाद क्या आता है? एक
लीप वर्ष आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको पूरा एक अप्रोक्स 24 घंटे बना के एक दिन फरवरी को जोड़ दिया और वो 29 की फरवरी हो जाती है और उस वर्ष को हम लोग कहते हैं 366 दिन का वर्ष हो जाएगा। पहले 365 का सामान्य वर्ष और लीप वर्ष 366 दिन का हो गया। तो भैया ऐसे करके ये 24 घंटे का एक दिन उन्होंने क्रिएट किया और लीप वर्ष का निर्माण कर दिया हर चौथे वर्ष। ठीक है, चलिए तो आपको यहां से समझ में आ गया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने बोल दिया 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 21 वर्ष हैं तो टोटल उनमें से कुछ लीप वर्ष भी होंगे, कुछ साधारण वर्ष भी होंगे। लीप वर्ष को लोंद वर्ष भी कहते हैं और अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष को कहीं कहीं लिख के आएगा कि अधिवर्ष, कहीं लिख के आएगा लोंद वर्ष। तो लीप वर्ष को ये दो चीजें और कहते हैं, सामान्य वर्ष और नॉर्मल वर्ष एक बात होती है। तो यहां पूछा जाएगा 21 साल है आपके पास, 21 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 21 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको पता है हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। आपको पता चल गया ना कैसे आता था, वो 6 करके 24 घंटे हो जाते थे, उसको फरवरी 29 से जोड़ देते थे, इसलिए 366 दिन हो जाता था, इसीलिए वह हमारा लीप वर्ष हो जाता था, हर चौथे साल में आता था। तो आपको अगर 21 सालों में निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आपका डिविजिबल आ रहा है यानी कि जो भागफल आ रहा है उतने ही आपके लीप ईयर आएंगे। कितने बार भाग जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 5 जा 20, कितने बार जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 5 आपके क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। क्या हो गए, लीप ईयर। लो पूरा लिख देता हूं, लीप ईयर। 21 सालों में टोटल कितने थे भैया, 21 साल थे। 21 सालों में आपके कितने लीप ईयर आ गए, 5 लीप ईयर आ गए। क्लियर है। अगर टोटल 21 सालों में 5 आपके लीप ईयर आ गए तो आपके नॉर्मल ईयर कितने होंगे, साधारण वर्ष कितने होंगे आपके, 21 में से 5 घटा देते हैं हम लोग, क्या बचता भैया 16। कितना बचता है, 16 आपके क्या होंगे, साधारण या नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर। साधारण वर्ष का मतलब 365 वाला साल और लीप वर्ष का मतलब 366 वाला साल। क्लियर है, पक्की बात है भैया। चलिए अच्छा एक चीज और बता देते हैं ऐसे ही, अब बोल दिया जाए आपसे 42 वर्षों में बताइए अब कितने लीप वर्ष होंगे, तो क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। 42 को भैया क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा भागफल होगा उतने ही लीप वर्ष होंगे। कितने बार भाग जा रहा है, 4 धाम 40, कितने बार जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है, 4 10 जा 40, 10 क्या हो गए आपके लीप ईयर हो गए। 10 लीप ईयर हो गए तो नॉर्मल ईयर कितने बचे, 42 में से 10 साल निकाल दिए, कितने बचे भैया, कितने बचे, 32 साल। कितने बचे, 32 आपके क्या हो गए, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत कह देना इसको, लीप ईयर को, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दो आप लोग, असाधारण वर्ष। असाधारण नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ लीप वर्ष और अधिवर्ष ही कहेंगे, ऐसा कुछ असाधारण जैसा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि लीप वर्ष कैसे निकालने और साधारण वर्ष कैसे निकालने कुल वर्षों में से, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि यह वर्ष कैसे निकाला जाएगा। अब आपको अगर ये पता करना है कि ये वाला वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे पूछा गया 24वां वर्ष क्या लीप वर्ष है, तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, 24 में 4 से भाग देने पर अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, इसका मतलब 24वां साल आपका लीप ईयर है। देखते जाता है क्या, 4 पंचे 20, 4 6 24, पूरा पूरा कट गया भैया। इसका मतलब जो आपका 24वां साल है वो लीप ईयर है, पूरा पूरा कट गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, शेषफल 0 आया, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। 27 सालों में देखते हैं, 27 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं भैया, करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28 हो गया, ठीक है। यानी 28 पे जाना नहीं है हमें तो 27 तक जाना है। हमें क्या मतलब 28 से,
तो 27 तक जाना है भैया। 27 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड हो रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं हो रहा है, इसलिए 27वां साल जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष। अब इसी तरीके से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी सेंचुरी में पूछ लिया जाता है कि 500वां वर्ष लीप वर्ष होगा क्या? 500वां वर्ष लीप वर्ष होगा, आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है, जब भी सेंचुरी आ जाए, यानी कि सेंचुरी का मतलब शताब्दी, यानी कि 2 जीरो लग जाए किसी के सामने भी, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 से भाग नहीं करेंगे। फिर किससे करेंगे? 400 से भाग करेंगे। किससे? 400 से। 4 से भाग नहीं करेंगे। हमें पता करना है 500वां जो वर्ष है ना, 500वां वर्ष चल रहा है, क्या वह शताब्दी वर्ष है? वो सॉरी, क्या वह लीप वर्ष है? 500वां वर्ष लीप वर्ष होगा या नहीं होगा? तो हमें 500 में 400 से भाग देना है, ना कि 4 से भाग देना है। देखते भैया कट रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं कट रहा है। इसका मतलब 500वां हमारा एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। 500वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। 1200 में देते हैं भैया, 1200वां वर्ष लीप वर्ष होगा क्या? 400 से देते हैं, बिल्कुल होगा। कट रहा है पूरा पूरा, 4 तिया 12, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, इसलिए यह लीप वर्ष होगा। 1200वां क्या होगा? लीप वर्ष होगा। 100वां साल लीप वर्ष होगा क्या? 100 में करते हैं, 400 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा। 200वां होगा क्या? 200 में करिए 4 से, कट रहा है पूरा पूरा क्या? नहीं कट रहा है, शेषफल बच रहा है। जहां शेषफल बचेगा वह हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे भैया? 500 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी साधारण वर्ष है। 1200 शताब्दी लीप वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं सभी लोगों को। हटाते हैं इसको, इरेज करते हैं। अब हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, ठीक है। कोई भी कोडिंग याद नहीं करनी है। जिन लोगों ने भी पहले कोडिंग याद की है सभी को पता है एग्जाम में कोडिंग का दिमाग से भूल जाना बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है कि सभी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई भी कोडिंग याद नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीजों को समझते हुए चलेंगे और आराम से मजे से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपको आता है कॉन्सेप्ट विषम दिन का। विषम दिन या ऑड डेज कहते हैं इसको, ऑड डेज भी कहते हैं। विषम दिन होते हैं और उनको कहते हैं हम लोग ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है भैया? ऑड क्या होता है या विषम क्या होता है? कोई एक ग्रुप हो, ठीक है, उसमें सभी लोग एक जैसे और एक आदमी थोड़ा सा अलग दिख रहा हो या उसने कुछ अलग पहन रखा हो या अजीब सा दिख रहा हो, तो हम लोग कहते हैं एक विषम या ऑड दिख रहा है। कैसा लग रहा है? ये ऑड है, ये ऑड है, इसको क्या करें? अलग करो। एक क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि विषम चीजें छांटिए, इसमें जो चीज विषम है उसको निकालना है, यानी कि किसी चीज का एक ग्रुप है उसमें से एक विषम है उसको निकालना है, ठीक है। तो हमारे कैलेंडर में विषम क्या होता है? कैलेंडर को भैया सप्ताहों से मिलाकर बनाया गया है, 7 दिनों से, सबको पता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, इनसे मिला के 7 दिनों से बनाया गया है। तो 7 दिन के बाद जो भी चीज बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे, ठीक है। 7 दिन से जो भी चीज बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। या कह सकते हैं 7 दिन या 7 दिन के जोड़ों से जो चीज बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया गया 9 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 9 दिनों में विषम दिन निकालने आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है और आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है, वही आपके विषम दिन होंगे। कितना शेषफल बच रहा है? 7 × 7, 2 शेषफल बच रहा है ना, 2 विषम दिन होंगे आपके, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए 16 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है और जो भी आपके बच रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है, वही आपके विषम दिन होते हैं। 7 × 14, कितना बच रहा है भैया? 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, यानी कि 2 विषम दिन। ऐसे ही आपको कितने भी दिन दे दे, जैसे बोल दे 37 दिनों में बताइए या बोल दे आपको 39 दिनों में बताइए, 7 का भाग करेंगे हम लोग, 7 बना 35, कितना बचा रिमाइंडर भैया?
4 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 विषम दिन। 39 दिनों में 4 विषम दिन, 16 दिनों में 7 विषम दिन, 9 दिनों में 7 विषम दिन। तो विषम दिन भैया आप लोग नोटबुक उठाइए और पेन से लिख लीजिए थोड़ा सा कि 7 दिन यानी कि सप्ताह या सप्ताह के जोड़ों से बाहर के दिन विषम दिन कहलाते हैं। सप्ताह या सप्ताह के जोड़ों से बाहर के दिन विषम दिन कहलाते हैं। और विषम दिन प्राप्त कैसे करेंगे उसके लिए भी लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। विषम दिन प्राप्त कैसे करेंगे? कुल दिनों में 7 से भाग देंगे। सबसे पहले कुल दिनों में 7 से भाग देंगे व जो शेषफल बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचना चाहिए भैया? 7 से कम ही बचना चाहिए। जो शेषफल बचेगा वही हमारे विषम दिन होंगे। ठीक है, चलिए अब कल की क्लास में हम लोग और भी चीजें कवर कर लेंगे विषम दिन से रिलेटेड। ठीक है, ये पहला पार्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको डाला। आप लोगों को आशा करता हूं सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार रखिए। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी लोगों को। बेस्ट ऑफ